हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो क्लासेस। तो आज हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का पार्ट 4 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास ऑप्शन है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। नंबर बी है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। नंबर 3 है कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। एंड नंबर डी है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो पूछा जा रहा है ये जितने भी प्रोसेस हैं इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर डी, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। वैसे भी आप देखिए हीटिंग हो रहा है तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस तो होता ही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन उसको ही कहते हैं कि जब उस जो हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। तो जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट होकर न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, यानी कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करे, और जो वो न्यू प्रोडक्ट है उसका जो प्रॉपर्टीज़ वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो अपने रिएक्टेंट से, तो इस केस में उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जब हम कॉपर वायर को हीट करते हैं एयर और हाई टेम्परेचर में तो वो कॉपर ऑक्साइड देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। कॉपर वायर, कॉपर प्लस O2, क्योंकि हम एयर में उसको हीट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिला CuO। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ट्रू है या फॉल्स है, या कांट से, या पार्शियली ट्रू या पार्शियली फॉल्स। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है। जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो रिएक्टेंट, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ये है कि रिएक्टेंट का जो मास है ना वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना चाहिए। दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एलिमेंट्स यूज़ किया गया उस रिएक्शन को करने के लिए, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, जब हम पहले जितना एटम्स लेते थे एलिमेंट का, तो हमारे रिएक्शन के बाद भी हमें उतना एटम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास हमें, ये जो लॉ है वो हमें यही बोलता है, और ऐसा होता भी है। क्यों? इसी वजह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जब तक हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तब तक वो इक्वेशन ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो क्या ये जो लॉ है, ये जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो दैट इज़ ट्रू, इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब रिएक्शन देख लिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर H2O, और ये दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ठीक है। अब ऑप्शन में हमारा क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, क्या ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ज़रूर हो रहा है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2-3 कंपाउंड फॉर्म करता है, वो तो हो नहीं रहा है। एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है और एक यहाँ पर एक्सोथर्मिक होता है। ये वाले रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है और वाटर जो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो ये शो करता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके साथ ही ये रिएक्शन के समय हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है, और चूंकि हीट प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट साइड चला जाता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रहता है। इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, ferrous sulfate crystals lose water when heated. How many molecules of water are lost? जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये वाटर लूज़ करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, आप देखिए मैंने रिएक्शन दे दिया है फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद भी होना चाहिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला। तो वही मैं कह रही हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। उसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस छुपे रहते हैं जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना है, ध्यान में रखना है। अगर आप जो भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ ध्यान से करेंगे, केयर से करेंगे, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 100 में 80% तो आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही क्वेश्चंस को चूज़ करके लाई जो बार बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो एक तो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, FeSO4 × 7H2O। अब उसको जब हम हीट करते हैं, हीट का साइन हमने लगाया, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है। यानी FeSO4, बस डॉट की जगह यहाँ पर प्लस का साइन लग जाता है, ठीक है, +7 वाटर। तो हमें कितना वाटर मॉलिक्यूल्स मिला, 7। तो करेक्ट आंसर भी 7 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
अब यहाँ पर देखिए हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन, जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि लाइम स्टोन जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होगा CaCO3। तो जब उसको हीट किया, अब चलिए इसका रिएक्शन हम देखते हैं। इसको हमने हीट किया, हीट करने का तो डिकम्पोज हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाइम स्टोन को हीट करने पर क्या प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड नहीं दिया हुआ, आपको क्विक लाइम दिया। अगर आपको पता होगा तभी तो आप इसको टिक कर पाएंगे ना, इसलिए अगर कोई भी कंपाउंड जिसका एक अलग सा भी नाम है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्विक लाइम, लाइम स्टोन इस तरह का वर्ड यूज़ हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहने से आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाए, क्विक लाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बर्न कर रहा होता है ना, तो जब वहाँ पर हम एक बर्निंग कैंडल को रखते हैं उसके पास में, तो वो एक पॉप साउंड निकालने लगता है। क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ इवॉल्व इन द रिएक्शन, अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व हो रहा है उसको हम सिर्फ लाइम वाटर टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। बर्निंग कैंडल जो टेस्ट है ना वो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पॉप साउंड जहाँ भी आ रहा है इट मीन्स वहाँ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने ऊपर दिखाया ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जब क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्या वो फोटोकेमिकल है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मैंने बताया था फोटो यानी कि सनलाइट होना चाहिए, तो सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन नहीं होता है, तो ये तो रॉन्ग होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो ही नहीं रहा है ये वाले रिएक्शन में, तो ये भी रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो यहीं से हम समझेंगे डिकम्पोजिशन तो ज़रूर है हो रहा है। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन डिकम्पोजिशन का है, तो आपको अब ये ध्यान रखना है क्या ये फोटोकेमिकल या थर्मल है। डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, हम डिकम्पोजिशन को ही करेक्ट मार्क करेंगे, लेकिन अब ये ध्यान रखना है क्या ये फोटोकेमिकल है या थर्मल है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना कि अगर फोटो है इट मीन्स वहाँ सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट नहीं तो इट मीन्स ये थर्मल है। तो आप इस तरह से भी शॉर्ट ट्रिक लेके MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो द गिवन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे हीट चाहिए होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत है, दैट्स वाई ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम जानते हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ 1:1, 2:1, 4:1 या 1:2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस दे रहा है, और रेशियो क्या दे रही है हमें 2:1 का बाय वॉल्यूम। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 दे रहा है, ठीक है। 2:1 के रेशियो में हमें ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस देता है ना। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के द्वारा क्या डिकम्पोज, ये रिएक्शन हमने पहले भी किया था, यही मैं कह रही हूँ आपको कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन जो है ना हमने पहले भी क्वेश्चन में करा है, तो अब एक नए तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए KBr है, AgBr है, MgO है एंड NaCl है। तो यहाँ पर आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड, दैट इज़ AgBr गेट्स डिकम्पोज्ड। वो जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तभी वो डिकम्पोज हो जाता है, और हमें सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस अलग से देता है ना। तो ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाता है सनलाइट में, हम जैसे लाएंगे सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अभी तो सिल्वर ब्रोमाइड का हमने देखा कि वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, हमें सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जा रहा है। लेकिन अगर हम सिल्वर क्लोराइड रखेंगे तो क्या होगा, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब क्या हैलोजेंस का ग्रुप है, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो ब्रोमीन के साथ हो रहा है वही हैलोजेंस के सारे एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन होता है, उस टाइप का रिएक्शन होता है। तो प्रॉपर्टी लगभग सबका सेम ही रहता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो कि हैलोजन ग्रुप को ही बिलोंग कर रहा है, ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन है ना। तो अब अगर हम ब्रोमीन की जगह यानी सिल्वर ब्रोमाइड की जगह अगर हम सिल्वर क्लोराइड को रखें तो क्या हो, तो भी यही होगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो चेंज हो जाएगा
सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा। और ये जो सिल्वर मेटल में चेंज होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रे होगा, इसलिए आप कलर वगैरह भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रहा है, एक तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वाइट जो सिल्वर कलर है उसका कलर चेंज होकर क्या हो जा रहा है, ग्रे हो जा रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी, है ना। तो इस तरह से हमारा पार्ट 4 ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 5 लेकर आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस टीचिंग एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो बोर्ड दे रहे हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।